हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के दूसरे पेपर का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिलेबस बताते समय बताया था कि आप लोग का जो दूसरा पेपर है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी से रिलेटेड है। यानी इसमें हम लोग को पढ़ना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होती है, शैक्षिक तकनीकी क्या होती है और इसका शिक्षा के क्षेत्र में एक टीचर के द्वारा क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी के बारे में, और आईसीटी के बारे में हम लोग पढ़ते समय फिर देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होती है और कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे रखी जाती है, कंप्यूटर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस पेपर में। इसके अलावा इस पेपर में और चीज़ें हैं, जैसे टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती है, टीचिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो ये पेपर आप लोग का कुल मिलाकर एक प्रकार से देखा जाए तो टीचिंग टेक्निक से रिलेटेड है। किस प्रकार से टीचिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस पेपर में आप लोग को पढ़नी है। तो चलिए आइए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है और इसका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से कैसा योगदान है। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इस कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या उपयोगिता है, शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम कराने के लिए ये कैसे बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। और आप लोगों को ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जान लेना है, क्योंकि भविष्य में आपको एक टीचर बनना है और टीचर बन के इन सारी चीज़ों का उपयोग आपको अपने क्लास में करना है। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तो वो शैक्षिक तकनीकी कहलाएगी। अब इसको देखिए हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शिक्षा की उस शाखा को कहते हैं जिसमें तकनीक, उपकरणों, विधियों और संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाया जाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके, उपकरणों का उपयोग करके, आधुनिक विधियों का उपयोग करके किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावी और अधिगम को बेहतर बनाया जाए और छात्रों के लिए वो रुचिकर हो। इसमें देखिए मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग और डिजिटल साधनों का उपयोग शामिल होता है। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य होता है वह शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को आधुनिक साधनों के माध्यम से बेहतर शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान करता है। यानी इस तरीके से शिक्षा प्रदान करने और प्राप्त करने दोनों से टीचर और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं और उनको अपने कार्य को करने में बहुत आसानी होती है और वह बहुत दीर्घगामी होता है उनके लिए। अब देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को कुछ वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, कुछ संस्थाओं के द्वारा परिभाषित किया गया है, यानी डिफिनीशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए, एल्किंसन महोदय एक थे, उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रक्रिया में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग है जिससे शिक्षण को प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सके। यानी शिक्षण की प्रक्रिया में जब आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग होगा तो उसी को शैक्षिक तकनीक या प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। ये बात कही है एल्किंसन ने। उसी प्रकार से देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में NAET के नाम से जाना जाता है, इसने देखिए कैसे प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को कहा गया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी एक ऐसी प्रणाली है जो मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधनों के सहयोग से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध, क्रियान्वित और
मूल्यांकन करती है। यानी यह कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तकनीक का उपयोग करके मानवीय और गैर मानवीय यानी मनुष्य और मशीनों दोनों को एक साथ उपयोग करके बेहतर तरीके से शिक्षण अधिगम कराया जा सकता। तो ये परिभाषा उन्होंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई। उसके बाद देखिए एस कुलकर्णी महोदय ने क्या कहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी वह प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम की समस्याओं को सुलझाने के लिए विज्ञान और तकनीक के सिद्धांतों का उपयोग, यानी इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं का निवारण किया जाता है। इसके बाद देखिए एल.एम. डेविस ने क्या कहा है, इन्होंने कैसे परिभाषित किया है शैक्षिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी को। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों, तकनीकों और संसाधनों का व्यवस्थित अनुप्रयोग है। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा के जो वांछित उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए विज्ञान का, तकनीक का, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का कितना बेहतर तरीके से उपयोग कर लिया जाए जिससे शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर दिया जाए। अब देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य देख लेते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका देखिए क्या है कि शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाना, यानी शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बनाया जाएगा और रुचिकर, यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों लोगों को इसमें रुचि आएगी, वो बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे टीचर और छात्र बेहतर तरीके से उसको पढ़ेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा यानी इंडिविजुअल लर्निंग, यानी शिक्षार्थियों को इस योग्य बना देना कि वो अपने से भी बहुत सारी चीजों को सीख सके, पढ़ सकें, ये चीज करना होता है। तीसरा उद्देश्य देखिए क्या है, समय और संसाधनों का उचित उपयोग। तीसरा उद्देश्य होता है कि छात्रों के पास समय का अभाव होता है, तो उस कम समय में वो कितने बेहतर तरीके से पढ़ लें, लिख लें और अपने साथ जो भी संसाधन मौजूद है, अपने पास जो भी संसाधन, किताब या फिर और भी चीजें, उपकरण मौजूद हैं, उसका कैसे बेहतर तरीके से उपयोग करें। चौथा है मूल्यांकन और फीडबैक की प्रक्रिया में सुधार करना। पहले क्या होता था, छात्रों का मूल्यांकन मैनुअल किया जाता था जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होती थी और फीडबैक भी सही तरीके से नहीं प्रदान किया जा सकता था। आजकल देखिए क्या है कि मूल्यांकन के लिए भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है जिससे त्रुटि की गुंजाइश एकदम नहीं है, छात्रों को अच्छे तरीके से फीडबैक भी दिया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए शिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण, यानी अगला उद्देश्य क्या है कि शिक्षण की जो विधियां हैं उनको मॉडर्नाइज करना, एकदम आधुनिक तौर तरीके का उपयोग करके शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाना, जिससे हम लोग वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल स्टेज पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। अब देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या प्रकार है, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों में बांटा जाता है, जिसमें देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो हार्डवेयर दृष्टिकोण के आधार पर, यानी हार्डवेयर अप्रोच। इसमें देखिए क्या होता है कि भौतिक उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। यानी हार्डवेयर अप्रोच का मतलब है कि इसमें कठोर चीजों का, भौतिक उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। इसके उदाहरण देखिए क्या क्या होते हैं, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के ऑडियो वीडियो उपकरण, रेडियो, टेलीविजन, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एटसेट्रा। देखिए अगला जो प्रकार है उसको सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इसको देखिए मृदु उपागम के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऊपर वाला भी हम लोगों ने पढ़ा हार्डवेयर दृष्टिकोण, इसको कठोर उपागम के नाम से जाना जाता है। यानी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो कठोर उपागमों का उपयोग करके, मृदु उपागमों का प्रयोग करके प्रदान की जाती है। जो सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण होता है यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है,
इसमें शैक्षिक सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स का उपयोग करके शिक्षण को रोचक और संवादात्मक बनाया जाता है। इसके देखिए उदाहरण क्या है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, जिसको देखिए शॉर्टकट में सीबीटी कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए इसमें मल्टीमीडिया शिक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी मल्टीमीडिया लर्निंग। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स का, एनिमेशन का, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या होता है कि छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया जैसे ग्राफिक्स का, कार्टून का, कलरफुल चित्रों का, ऐसे डिजाइन का, इन सब चीजों का उपयोग करके फिर उसको वीडियो के माध्यम में, आवाज बहुत अच्छी म्यूजिक के रूप में, तो ये सारी चीजें बच्चों को सुनाई जाती हैं, तो उनसे उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलता है और उनका अधिगम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद देखिए वर्चुअल लैब्स इसमें शामिल होती है। वर्चुअल लैब्स का उपयोग किया जाता है। एक देखिए लैब जो होती है पूरी तरह से वास्तविक होती है और ये होती है अवास्तविक, मानी आभासी रूप में। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में लैब नहीं है तो उसमें क्या किया जाएगा कि कंप्यूटर के माध्यम से लैब उसमें दिखा के वर्चुअल आभासी रूप में, और स्टूडेंट को उसमें सारी कैसे कैसे चीजें कराई जाती हैं उनको सब चीजें दिखा दी जाएंगी कि लैब में जाने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कैसे करना होता है, इस तरीके से इसको कराया जाता है। फिर देखिए अगला जो है उसको प्रणालीगत दृष्टिकोण कहते हैं, सिस्टम अप्रोच। इसमें जो क्या होता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है। यानी इसमें शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है कि वो कैसे करी जाए, किस सिस्टम से, किस तरीके से करी जाए, ये दिखा जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए क्या होता है कि शिक्षण उद्देश्यों का इसमें निर्धारण किया जाता है। फिर शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, यानी किस उद्देश्य से कोई शिक्षण कराया जाएगा, बच्चों को उससे क्या बेनिफिट होगा, और फिर शिक्षण कराने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद फिर शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए। अब विद्यार्थियों की जैसी आवश्यकता होगी, जैसी जरूरत होगी, उसी प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। अब देखिए अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विधियां, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए विधियों में क्या है कि पहला है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, शॉर्टकट में CBL कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी शिक्षण सामग्री को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है और शिक्षार्थी कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से इसे सीखते हैं। जैसे देखिए मैं इस कंटेंट को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मोबाइल से देखें, कंप्यूटर से देखें, लैपटॉप से देखें। इसका उदाहरण देखिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम जैसे कोर्सेरा, EDX, स्वयं, ऐसे और बहुत सारे जो कोर्स हैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सारे जो कोर्स हैं बहुत ऐसे कोर्स होते हैं जिससे आपको करने के बाद आपके अंदर कुछ न कुछ स्किल डेवलप होगी। ये कोर्स जो हैं कुछ फ्री होते हैं, कुछ थोड़े बहुत शुल्क के आधार पर होते हैं। तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर आधारित शिक्षण होता है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो किसी भी शिक्षण सामग्री को वो यूज कर सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए विभिन्न प्रकार के वेबिनार, वीडियो ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कक्षाएं। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लाइव पढ़ते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं तो उनके टाइमिंग के अनुसार घर में बैठ के पढ़ते हैं। किसी कॉलेज या किसी भी संस्थान में मीटिंग अटेंड कर लेते हैं अपने घर पे ही बैठे वेब माध्यम से। इसके बाद देखिए इसका मेथड अगला है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का मतलब होगा कि आधुनिक रूप से जो आजकल के स्मार्ट बोर्ड है, जैसे देखिए मेरा ये जिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये भी एक प्रकार का स्मार्ट बोर्ड है। उसी प्रकार के बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड छोटे बड़े साइज के आते हैं, स्कूलों में लगाए गए रहते हैं। उस पर बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर भी आप लोग देखे होंगे कि पहले जब आप लोग देखते थे कि एक पर्दे जैसा लगता था जिसपे फोकस मारा जाता था तो उस पर वीडियो या कोई चीज प्ले की जाती है। उसी प्रकार का प्रोजेक्टर आता है कि एक मशीन रहती है, उसी से फोकस किया जाता है, उस पर सारी चीजें प्रदर्शित होती हैं। इसके अलावा देखिए डिजिटल सामग्री के माध्यम से शिक्षण को संवादात्मक और रोचक बनाया जाता है। इसके देखिए कुछ उदाहरण है जैसे टाटा क्लासेज, टीच नेक्स्ट। उसके बाद फिर देखिए इसमें माइक्रो टीचिंग
यानी सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में देखिए, पहले शिक्षकों को छोटे छोटे शिक्षण सत्रों में शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है कि टीचर को कैसे टीचिंग करनी है। इसके लिए उसको एक ही बार पहले क्लास में नहीं भेज दिया जाता, बल्कि उसको छोटे छोटे सत्र में विभाजित करके उसको कैसे टीचिंग की जाती है, कैसे बच्चों को बताया जाता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जाती है। इससे देखिए, उदाहरण के रूप में क्या होगा कि प्रशिक्षुओं को रिकॉर्डेड वीडियो पर फीडबैक देना। अब जब वो चीजें वो छोटे छोटे सत्र में बांट के करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद जो उनके टीचर होते हैं, जो उनके प्रशिक्षक होते हैं, वो उनको फीडबैक देते हैं कि हाँ, आपने यहाँ ये चीज गड़बड़ किया, आपने यहाँ ऐसे किया, यहाँ सुधार की जरूरत है। तो फीडबैक देना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लाभ यानी इसका एडवांटेज क्या है। तो इससे देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है कि व्यक्तिगत रूप से सीखने का अवसर मिलता है। यानी प्रत्येक स्टूडेंट को अपने आप से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। उसको किसी टीचर्स की इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी चीज के बारे में उसको जानकारी लेनी है तो वो किसी के आश्रय नहीं रहेगा, बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप है तो वो उस चीज को तुरंत ढूंढ लेगा। इसके बाद देखिए, इससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आता है। यानी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि मान लीजिए कोई टीचर किसी बात को बता रहा है तो हो सकता है वो कोई चीज भूल गया हो या थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक हो सकता है, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। लेकिन इन सब चीजों के माध्यम से आपको एकदम सटीक चीज, एग्जैक्ट चीज मिलेगी, तो उसमें गुणवत्ता की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए, इसमें समय और संसाधनों की बचत होती है। डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने से आपका समय कम लगता है। कहीं भी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं दूर पढ़ने जाने में उनको आने जाने का समय लगता है, फिर क्लास में बहुत सारा समय बर्बाद होता है। अगर एक क्लास के बाद गैप है तो उसमें भी समय खराब होता है। तो ये सारी चीज़ों का बचत हो जाता है डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने से। उसके बाद संसाधनों की भी बचत होती है। बहुत सारे ढेर सारे स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको किताब खरीदना नहीं है या किताब खरीदने के लिए भी पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, डिजिटल माध्यम से कंटेंट को अपने घर में बैठ के आराम से देख लेंगे। आजकल देखिए, बहुत सारा PDF फॉर्मेट में भी कंटेंट आपको मिल जाता है पढ़ने लिखने के लिए, तो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए, इससे फीडबैक और मूल्यांकन में भी सुधार होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कि वो किस प्रकार का परफॉर्म कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता। इसीलिए देखिए, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं जो अपना मॉक टेस्ट चलाते हैं। तो आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की जब प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं तो स्टूडेंट उस पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो उसमें उनको फीडबैक भी मिलता है। यानी वो कितना सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो तुरंत वहीं बता दिया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, हमारा इस समय पोजीशन क्या है। अगला देखिए क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एजुकेशन। किस किस क्षेत्र में इसका स्कोप है, भविष्य कहाँ का है। तो देखिए, इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार होता है। इसका उपयोग करके किसी भी स्कूल कॉलेज में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। और इसमें मल्टीमीडिया का, स्मार्ट क्लास का, प्रोजेक्टर का, ई लर्निंग का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके इसको आकर्षक और बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें देखिए, ऑडियो विजुअल साधनों के उपयोग से छात्रों की जो समझ होती है और रुचि होती है उसमें बहुत वृद्धि होती है। जैसे देखिए, किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको चित्र के माध्यम से दिखा दीजिए, उसको आवाज सुना दीजिए। अगर कोई टीचर कोई कविता पढ़ा रहा है या कोई ऐसी कहानी पढ़ा रहा है तो उसमें वो विभिन्न प्रकार की आवाज को प्रदर्शित करके वीडियो प्ले करके दिखाएगा, वो तो बच्चों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। देखिए, उदाहरण में स्मार्ट क्लासरूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो लेक्चर के द्वारा बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसका दूसरा स्कोप है ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा में। यानी ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा यदि प्रदान करनी है तो उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने देश में सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसको देखो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं और छात्र जिसको जैसी जरूरत हो वो उन सारे कोर्सों को अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। इसमें देखिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसके माध्यम से छात्रों को शिक्षित किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, मुक्स के कुछ उदाहरण हैं जिसमें देखिए स्वयं है, कोर्सेरा है, EDX है, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। इससे आप जितनी भी जैसे भी जरूरत की कोर्स करने की जरूरत हो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा देखा, इसका गेमिफिकेशन और सिमुलेशन में उपयोग है। छात्रों को शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से, सिमुलेशन तकनीक के माध्यम से जो है
अच्छी तरीके से उनकी सहभागिता बनाए और उसको सिखाएंगे। इससे वास्तविक जीवन की स्थितियों का सजीव अनुभव प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण देख लीजिए, विज्ञान और गणित के लिए वर्चुअल लैब और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इससे देखिए मूल्यांकन और परीक्षण में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के देखिए ऑनलाइन मूल्यांकन, एमसीक्यू टेस्ट, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करके छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अभी मैंने आप लोग को बताया। इसके अलावा देखिए इससे डेटा एनालिटिक्स और फीडबैक के माध्यम से शिक्षण में सुधार किया जाता है। इसका देखिए उदाहरण क्या है, गूगल फॉर्म्स, कहूट और क्विजिस के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया। ये देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, तो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इसका शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास में स्कोप है, क्योंकि इसका उपयोग करके अच्छे तरीके से टीचर को ट्रेंड किया जा सकता है। इसका उदाहरण देखिए आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर ट्रेनिंग। इसको देखिए इसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको बेहतर बनाने का सरकार का लक्ष्य है कि विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। इसके अलावा देखिए इसका प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते थे जो पहले मैनुअल रूप से किए थे, रजिस्टर में पेन के माध्यम से, तो उसमें गड़बड़ी होती थी। फीस रसीद जो होती थी हाथ से बना के देते थे, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते थे। अब क्या हो गया है कि हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, तो उसमें गलती का चांस एकदम नहीं रहता है, और जो डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है, वो लंबे समय तक रखा रहता है। क्योंकि पहले रजिस्टर में लिखने से क्या होता था कि रजिस्टर कहीं फट गया या कहीं चूहा काट गया, खो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस माध्यम से रहेगा तो किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है आसानी से ढूंढा भी जा सकता है और वो कभी नष्ट भी नहीं होगा। रजिस्टर में पता चला किसी का ढूंढना है तो कौन से ईयर का रजिस्टर है, कहाँ रखा गया है, कौन से पेज पर है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो इसके वजह से जो प्रशासन और प्रबंधन में भी बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। देखिए उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के ईआरपी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, और स्कूल वाले वो सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं, वेबसाइट बनवा लेते हैं, और फिर अपना जो भी काम रहता है स्कूल कॉलेज का उसको आसानी से करते हैं। इसके अलावा देखिए इसका उपयोग विशेष आवश्यकता वाले जो शिक्षार्थी होते हैं उनको सहायता देने के लिए भी होता है। यानी मैंने बताया था आप लोगों को कि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी वे होते हैं या तो दिव्यांग होंगे या फिर मंदबुद्धि होंगे या फिर बहुत प्रतिभाशाली होंगे। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नॉर्मल तरीके से कुछ अलग नया तरीका अपनाना पड़ता है। तो उसके लिए जो विभिन्न अलग तरह की विधियां अपनाई जाती हैं, उसमें देखिए जो है ऑडियो माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से, स्पेशल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनको पढ़ाया जाता है। यदि कोई बालक जो है आंख से दिव्यांग है, उसको आंख से दिखाई नहीं देता, तो उसको आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे तो उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो उसको ऐसा है कि ऑडियो माध्यम से सुना के पढ़ाइए। उसके बाद फिर देखिए उसको कोई चीज अगर प्रैक्टिकली करानी है तो उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको स्पर्श करके पढ़ाइए। तो इस तरीके से ये बहुत ही सहायक होता है। अब देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व। अब देखिए ये जो नंबर है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 5वां होगा। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए इसके पहले अभी कौन सा था, चौथा था, यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो 6वां था। तो अब देखिए ये हो गया 7वां, यानी इससे संबंधित जो 7वां टॉपिक है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व। इसमें देखेंगे कि इसका कहां कहां महत्व है। तो इससे देखिए शिक्षण में गुणवत्ता आती है और दक्षता में वृद्धि होती है। व्यक्तिगत शिक्षण में बहुत उपयोगी होता है। शिक्षा में इससे नवाचार आता है, नई नई चीजों को करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए इससे शिक्षा में समानता और पहुंच सुनिश्चित होती है, यानी किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव की समस्या नहीं रहती है और सबकी पहुंच रहती है। कोई भी कहीं से भी किसी भी कोर्स को आराम से कर सकता है, पढ़ सकता है। इसमें ये नहीं है कि वहां जाना ही है उसको। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर देखिए इसमें समय और संसाधनों की बचत होती है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि बहुत कम समय में बहुत थोड़े से संसाधन में बहुत ज्यादा चीजें की जा सकती हैं। उसके बाद देखिए इससे शिक्षकों और छात्रों की सहभागिता में वृद्धि होती है, यानी टीचर और स्टूडेंट बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अभी देखिए आप लोगों ने कोरोना काल में देखा था कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे, बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जिसके माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता था।
तो उससे क्या होता था कि वो लोग आपस में क्लास में जैसे एक आमने सामने पढ़ते हैं उसी तरह की फीलिंग होती थी। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे जो ऐप्स थे, सॉफ्टवेयर थे, जैसे जूम था, माइक्रोसॉफ्ट टीम थी, कुछ लोग तो व्हाट्सएप से भी लाइव आकर पढ़ाते थे। तो इससे क्या होता था कि छात्रों और टीचर के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता था। इसके अलावा देखिए इससे दूरस्थ शिक्षा में भी सुधार होता है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन वैसे स्टूडेंट के लिए होती है जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, किसी दूर दराज क्षेत्र में है, या फिर वो आर्थिक समस्या की वजह से किसी जॉब में लगे हुए हैं, किसी व्यापार में हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने का मन है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना बहुत आसान होता है। अब देखिए इसका अनुप्रयोग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, इसका उपयोग किन किस क्षेत्रों में होता है। तो देखिए इसका उपयोग ऑनलाइन शिक्षा और वेबिनार में होता है, स्मार्ट क्लासरूम में होता है। इसके द्वारा देखिए MOOCs जो है वो प्रदान किया जाता है, शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है, पुस्तकालय का स्वचालन किया जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे डिजिटल पुस्तकालय होते हैं जिसमें आपको वास्तविक लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती, वो कंप्यूटर पर, सिस्टम पर, वेबसाइट पर मौजूद होता है। आप जैसे किताब चाहेंगे, जो चाहेंगे वो उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद देखिए इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। सीमाएं देखिए क्या है कि इससे आर्थिक असमानता दिखाई देती है, यानी जो है अमीर गरीब का भेदभाव नजर आता है। जो अमीर स्टूडेंट होते हैं वो बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जो गरीब होते हैं बेचारे नहीं कर पाते हैं, तो ये भेदभाव दिख जाता है। उसके बाद फिर देखिए जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वो इसके लिए सही से उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सही तरीके से करने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत है, तो उतने अच्छे ट्रेंड लोग नहीं मिल पाते हैं, तो ये समस्या है। उसके बाद फिर देखिए कुछ तकनीकी समस्याएं भी आती हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग करते समय मान लीजिए नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, या फिर मशीन में खराबी हो गई, तो इन सारी चीज़ों को ठीक कराने में समय खराब हो जाता है और पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो ये थोड़ी बहुत इसकी कमियां हैं। उसके अलावा देखिए इससे मानवीय स्पर्श की कमी आती है। हर समय कंप्यूटर मोबाइल से पढ़ने से जो है मानवीय जुड़ाव खत्म हो जाता है। बच्चे देखिए लोगों से कटे कटे रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसकी कमियों में आती हैं। इसके बाद फिर देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसका उदाहरण देखिए है सबसे पहला डिजी लॉकर। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों का डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। तो डिजी लॉकर पे रजिस्ट्रेशन करा देने से आपके जितने भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो हमेशा उस पर उपलब्ध रहेंगे। आप जब चाहे जैसे चाहे उसका जहां भी उपयोग कर सकते हैं, ना खोने का डर है, ना फिर कटने फटने का किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तो ये डिजी लॉकर पे आजकल देखिए बहुत से लोग अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को भी इस पे रखते हैं कि डॉक्यूमेंट कहीं ले आना भूल सकते हैं, तो इस पे पड़ा रहेगा, तो जब जैसी जरूरत जहां पे जाके प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी मैंने बताया कि स्वयं जो है ये बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी जो नौजवान बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको अगर किसी कोर्स को करना है, उस कोर्स के लिए उनको जाने के लिए समय नहीं है, वो कोर्स उनके आसपास उपलब्ध नहीं है, बहुत दूर है और पैसा कम है, तो इन सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की है कि वो बहुत सारे कोर्स को आसानी से कर सकें। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें भी देखिए छात्रों के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबों को उपलब्ध कराया गया है जिससे वह इसका उपयोग कर लें। उसके अलावा देखिए जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्च वाले होते हैं, ये इनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उनको कोई भी कंटेंट देखना है, किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो इसके माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए व्हाइट बोर्ड एनिमेशन इसी के अंतर्गत आता है। इसमें किसी भी शिक्षण सामग्री को आकर्षक तरीके से क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सारे जो है इसके उदाहरण है। इसके अलावा देखिए AI आधारित शिक्षण एप्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स जैसे देखिए बाइजू, खान सर का जो चैनल अकेडमी है, अन अकेडमी है, ये ऐसे जो एप्स हैं इनको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो आप अच्छे तरीके से जिस प्रकार की तैयारी करनी है, जैसा पढ़ना है, उसको उसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए नई शिक्षा नीति NEP 2020 और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी जो अभी हाल फिलहाल में नई शिक्षा नीति आई है उसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, कैसे इसका उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसने शैक्षिक प्रौद्योगिकी को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना है। उसके द्वारा बताया गया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए स्कूलों में और कॉलेजों में, जहां पर बच्चों को पढ़ाने में
आसानी हो। वहां पर जो परंपरागत प्रणाली है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हटाया जाए, रिप्लेस किया जाए, वहां पर डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जाए, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा इसके लिए देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाने की बात कही गई, जिसको देखिए शॉर्टकट में NETF कहा जाता है। इससे देखिए शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या होगा कि डिजिटल संसाधनों और साधनों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके बाद इसमें ब्लेंडेड लर्निंग की बात कही गई है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को एक साथ प्रस्तुत करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से नई शिक्षा नीति में भी इसका उपयोग बहुत बेहतर तरीके से करने की बात की गई है। आप देखिए जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है इसके विभिन्न दृष्टिकोण, अभी हम लोगों ने देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार देखा, 3 प्रकार का देखा हम लोगों ने कि हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। तो उन्हीं प्रकारों को भी अप्रोच के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, संवादात्मक और दक्ष बनाने के लिए विभिन्न विधियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करती है। ये जो दृष्टिकोण होते हैं शिक्षण की प्रक्रिया को विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए, यानी ये जो दृष्टिकोण है वो जैसी स्टूडेंट की जरूरत होती है उस तरह का दृष्टिकोण वहां उपयोगी बनाया जाता है। तो इनमें जो प्रमुख दृष्टिकोण है, सबसे पहला है हार्डवेयर दृष्टिकोण, यानी विभिन्न प्रकार के कठोर सामग्रियों का उपयोग करके, जैसे ऑडियो का, स्पीकर का, माइक का, उसके बाद और भी जो चीजें हैं उनका उपयोग करके, इसमें मशीनों का उपयोग करके, देखिए आप लोग जाते हैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस जो होती है थंब लगाने से होती है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हार्डवेयर दृष्टिकोण में आती हैं। देखिए इसमें शारीरिक या भौतिक उपकरणों पर आधारित होता है यह दृष्टिकोण। इसमें सूचना प्रसार और शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है। इसमें उपकरणों और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जा सके। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। यह दृष्टिकोण मशीन आधारित शिक्षा पर केंद्रित होता है। इसमें ऑडियो विजुअल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इससे शिक्षण को अधिक रुचिकर और संवादात्मक बनाने में सहायता मिलती है। इसके देखिए उदाहरण क्या हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखिए प्रोजेक्टर लगा होता है, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम, टेलीविजन, रेडियो, वीडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। इसका लाभ देखिए क्या है। इससे शिक्षण को प्रभावी और वास्तविक बनाया जाता है। ये दृश्य और श्रव्य माध्यमों से जटिल अवधारणाओं को सरल कर देता है। इससे विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण की क्षमता जो है बढ़ जाती है। इसके देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी इससे शिक्षकों और शिक्षार्थियों को इन उपकरणों के उपयोग का उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। यानी जब तक सही तरीके से इसका उपयोग नहीं पता होगा तो टीचर भी नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए ये जो उपकरण होते हैं इनकी देखभाल और मरम्मत पर अतिरिक्त लागत आती है, यानी कि सही तरीके से इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा और फिर खराब हो जाने पर इसमें लागत आएगी, मरम्मत करवाने में पैसा लगेगा, समय लगेगा। तो ये सारी थोड़ी इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है दृष्टिकोण वो सॉफ्टवेयर यानी मृदु उपागम। इसमें देखिए क्या है कि यह दृष्टिकोण जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर और डिजिटल संसाधनों पर केंद्रित होता है। इसमें पाठ्यक्रम सामग्री को डिजिटल रूप में विकसित करके छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या है कि यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रबंधन और योजना के दृष्टिकोण से व्यवस्थित करता है। इसमें शिक्षण को व्यक्तिगत, संवादात्मक और आत्मनिर्देशित बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसको शिक्षण को अधिक रुचिकर और व्यवहारिक बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। कंप्यूटर आधारित शिक्षण CBT यानी कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण मॉड्यूल जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। मल्टीमीडिया शिक्षण यानी विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और एनिमेशन का उपयोग इसमें शामिल होता है। इसके अलावा देखिए इसमें वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट यानी आभासी अधिगम वातावरण उपस्थित किया जाता है, जिससे ऑनलाइन पाठ्यक्रम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सिमुलेशन और गेम आधारित शिक्षण भी उपयोग किया जाता है। इसका लाभ देखिए क्या होता है। इससे शिक्षा को आत्मगति मिलती है और उसके अनुसार जो स्टूडेंट होते हैं अपने अनुकूल उसको करके अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे छात्रों को आसान पुनरावृत्ति और संशोधन की सुविधा भी मिलती है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा देख सकता है। यदि कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई तो उसको सुधार सकता है।
छात्रों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है इससे। इसकी भी देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं। इससे शिक्षार्थियों को स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करना कठिन हो सकता है। यानी किसी भी स्टूडेंट को कह दिया जाए कि आप इसका उपयोग करके स्वयं से पढ़िए, तो इसको प्रेरित करने के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं आलसी टाइप के होते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो सोचते हैं चलो आज नहीं कल देख लेंगे, सुबह नहीं शाम को देख लेंगे, तो इससे दिक्कत होती है। और क्लास में क्या रहता है कि टीचर के सामने जब पढ़ते हैं तो टीचर प्रेशर देकर उनको सारी चीजें बताता है, सिखाता है। इसके बाद देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी गुणवत्ता और अद्यतन की आवश्यकता होती है। अगर सॉफ्टवेयर अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। उसको समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जल्दी जल्दी अपडेट करने की बात करते हैं, तो जब आप अपडेट नहीं करोगे तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये सारी थोड़ी इसकी सीमाएं हैं। अब देखिए अगला जो है वो है प्रणालीगत दृष्टिकोण यानी सिस्टम अप्रोच। यह दृष्टिकोण देखिए क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से संचालित करता है। इसमें शिक्षण के उद्देश्य, विधियों, संसाधनों और मूल्यांकन को एकीकृत रूप से जोड़ा जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या है। यह शिक्षण प्रक्रिया को तर्कसंगत, वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों का समावेश किया जाता है। इसमें देखिए जो शिक्षण के अधिगम के घटक होते हैं, जैसे शिक्षण का लक्ष्य, शिक्षण को प्रदान करने के लिए संसाधन और फिर शिक्षण का मूल्यांकन, इन सबको एकीकृत से जोड़ दिया जाता है। सभी को एक साथ जोड़ के फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो उनको देखिए लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है। तो लेसन प्लान जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि किस उद्देश्य के लिए आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, किन संसाधनों का उपयोग करेंगे और फिर बाद में बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ के तब जाके वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके देखिए प्रमुख तत्व क्या होते हैं कि लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले आप गोल डिसाइड कर लीजिए कि किस गोल को, किस वजह से आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। फिर शिक्षण सामग्री को कैसे सही तरीके से संगठित करेंगे आप, कि इसके बाद ये चीज, इसके बाद ये चीज, इसके बाद ये चीज मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें कंटेंट सारे को एक साथ आप व्यवस्थित कर लीजिए। फिर शिक्षण विधियों का चयन करना है, कौन सी विधि किस स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, कौन सा टॉपिक किस विधि से पढ़ाना है, ये सेलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद मूल्यांकन और फीडबैक करना होगा, यानी अपना भी मूल्यांकन, छात्रों का भी मूल्यांकन। फीडबैक अपना भी छात्रों से लेना है और छात्रों को उनका फीडबैक देना है। तो ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। इसके देखिए उदाहरण है, कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जिसमें देखिए ADDI है, मॉडल है। ये मॉडल देखिए इसी अप्रोच पर आधारित है। इसको देखिए विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन के आधार पर बांटा गया, जिसमें देखिए A का मतलब एनालिसिस, D का मतलब डिजाइन, फिर अगले D का मतलब डेवलपमेंट, फिर I का इम्प्लीमेंटेशन और E का इवैल्यूएशन। तो इस मॉडल के आधार पर इसको बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए ब्लूम के द्वारा एक टैक्सोनॉमी दी गई थी जो ज्ञान के विभिन्न स्तरों पर आधारित है। इसमें ज्ञान किन किन स्तरों पर कैसे कैसे स्टूडेंट को प्रदान किया जा सकता है उसको इन्होंने वर्गीकृत किया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 स्तर पे बांट के फिर उसमें भी कई पार्ट बनाए गए थे। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है। इसका देखिए लाभ जो है, शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाता है। इससे सभी घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण में जोड़ा जाता है। इससे छात्रों की समझ और अधिगम गति जो है विश्लेषण और मूल्यांकन के रूप में संभव हो पाती है। इसकी भी देखिए कुछ सीमाएं हैं। ये प्रणालीगत दृष्टिकोण जो होता है, समय और संसाधन की आवश्यकता इसमें बहुत ज्यादा होती है। बिना समय और संसाधन के यह संभव नहीं हो सकता। इसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों को पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, यानी बिना पर्याप्त शिक्षण प्रशिक्षण के इसको सही तरीके से उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो सही तरीके से ट्रेनिंग करके नहीं आए होते हैं, तो उनको क्लास में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। उनको ये नहीं पता होता कि पहले क्या बताना चाहिए और उसके बाद क्या बताना, मतलब सिस्टम से तरीके से नहीं चीजों को करा सकते हैं। फिर देखिए इसका जो अगला दृष्टिकोण है वो एकीकृत दृष्टिकोण है, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि सभी दृष्टिकोणों को
सार्थक रूप में मिला के प्रस्तुत किया जाता है, यानी सभी दृष्टिकोणों का उपयोग किया, जब जैसी जरूरत उसी प्रकार के। यदि हार्डवेयर का उपयोग करना है तो हार्डवेयर का उपयोग करेंगे, यदि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई उपयोग है तो सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, अगर शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ करना है तो वो करेंगे। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि यह समग्र रूप से सबको एक साथ समावेशित करके और शिक्षण प्रक्रिया को बहुआयामी और समग्र रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। इससे शिक्षण प्रक्रिया में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणालीगत दृष्टिकोण का संयोजन किया जाता है। अभी मैंने बताया आप लोग को। शिक्षण अधिगम को समग्र और इससे व्यवहारिक बनाया जाता है। इसके देखिए उदाहरण में क्या है कि स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग किया जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण दोनों शामिल होता है। उसके अलावा देखिए मल्टीमीडिया शिक्षण और मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। इसके देखिए कुछ लाभ हैं। लाभ में क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया को बहुआयामी और समावेशी बनाता है। इससे शिक्षकों और छात्रों को विविध तकनीकों का लाभ मिलता है और इससे शिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ती है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है, इसको कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या स्कोप हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इस सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि एकदम बेहतर नया चीज है ये, तो नया चीज उनको लग रहा होगा जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है या उन्होंने कभी डिजिटल माध्यम से पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको एंड्रॉयड मोबाइल चलाने नहीं होता। तो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल तो है। तो आप मोबाइल का उपयोग करके पढ़ रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हैं तो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। टीचर्स भी अगर इस चीज का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रहने दें। अगले क्लास में हम लोग आगे की चीजों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।